चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बेसिकली आप लोगों का लेसन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं एंड लेसन नंबर 3 टॉक्स अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। हमें पता है डिमांड, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कमोडिटी की डिमांड के बारे में अगर मुझे बताना है तो डिमांड के बारे में बताने के लिए मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना, और दूसरी चीज़ जिसके बारे में मुझे यहाँ पे मेजॉरिटरली एक्सप्रेस करना है वो है क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। मैंने कितनी डिमांड करी है क्वांटिटी एट अ प्रिवेलिंग प्राइस, एट अ प्रिवेलिंग प्राइस, कोई डिमांड थी ना। अगर अब आप देखोगे, जब हम वर्ड इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे बात इलास्टिसिटी वर्ड की कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी वर्ड का बेसिक मतलब हो जाता है कि हम यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब अगर मैं अपने प्राइस को मैं कहता हूँ, अगर मैं अपने प्राइस को 1 रुपी से इंक्रीज़ करता हूँ तो सर मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी क्वांटिटी डिक्रीज़ होने वाली है, मतलब क्या रिस्पॉन्स है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन एनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड टू अ कमोडिटी। मतलब अगर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होगी अगर मैं किसी फैक्टर ऑफ डिमांड, इफ़ यू रिमेंबर आप लोगों ने काफ़ी सारे 5 फैक्टर्स पढ़े थे, तो अगर मैं किसी भी फैक्टर ऑफ डिमांड को चेंज कर देता हूँ, मैं किसी भी फैक्टर ऑफ डिमांड में कोई चेंज ला देता हूँ, तो उस चेंज के वजह से, उस चेंज की इम्पैक्ट में, उस चेंज के वजह से मेरे क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आने वाला है, that's what we are trying to understand here and that's what we are trying to study here in elasticity of demand. तो elasticity of demand में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो वर्ड याद रखना है रिस्पॉन्सिवनेस, है ना, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, चेंज इन, है ना, ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर ऑफ डिमांड। दीज आर द टू थिंग्स आपको यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है। कभी भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हो, ये दो एलिमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे, कहाँ गया, यस, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सर मेरे लिए यस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट बी पॉसिबल टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन एनी फैक्टर, है ना, अगर मेरे किसी फैक्टर में कोई चेंज होता है, मे इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स आर क्वान्टिफाइबल, मतलब अगर वो क्वान्टिफाइबल है तभी मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। देयरफॉर पॉसिबल टू मेजर रिस्पॉन्सिवनेस, मैं किसी पर्टिकुलर डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को तभी स्टडी कर सकता हूँ सर अगर वो क्वांटिफाइबल हो। अगर हमारा फैक्टर क्वांटिफाइबल ही नहीं है, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्या मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को क्वांटिफाई कर सकता हूँ भाई? नहीं कर सकता ना भाई। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि हम यहाँ पे इलास्टिसिटी केवल उसी फैक्टर के साथ मेजर कर सकते हैं जो क्वांटिफाइबल हो। सर जो फैक्टर हमारे लिए क्वांटिफाइबल नहीं है और उनकी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड को हम पॉसिबली मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसकी डिमांड की क्वांटिटी के वजह से इम्पैक्ट जो हो रहा है उस इम्पैक्ट को हम अगर मेजर नहीं कर सकते हैं, तो सर ये जो चीज़ होती है ना, ये फैक्टर जो होता है ना, इस फैक्टर का इलास्टिसिटी नहीं मेजर किया जा सकता। यही यहाँ पे ये वाली लाइन एक्सप्रेस करती है। सर हम जो क्वांटिफाइबल रिस्पॉन्सिवनेस देख सकते हैं वो क्या देख सकते हैं सर? चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स हिमसेल्फ, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज हो सकता है, मतलब प्राइस चेंज हो सकती है। सही बात है सर, सर सही बात है सर। सेकंड फैक्टर क्या था सर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी चेंज हो सकती है, मतलब सब्सटीट्यूट वगैरह वगैरह की चीज़ें भी
चेंज हो सकती हैं। सर इसके बाद में इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्वांटिफाइबल हो सकता है ना। अगर आप देखोगे इनको अगर हम कहते हैं इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, चेंज इन प्राइस, तो उसे हम कह देंगे प्राइस इलास्टिसिटी, है ना। सर हमने कहा इनकम के रिस्पेक्ट में अगर हम इलास्टिसिटी को चेक कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर रहे हैं, इसे हमने कह दिया इनकम इलास्टिसिटी। और सर अगर आप देख सकते हो, मैं अगर रिलेटेड गुड्स के पॉइंट में कह रहा हूँ, तो इसे मैं कहता हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी। सर हमने यहाँ पे क्रॉस वर्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि भाई मैं दो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, मैं दो प्रोडक्ट्स की डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो जब मैं दो प्रोडक्ट्स की डिस्कशन कर रहा हूँ तो मुझे दो प्रोडक्ट्स के ही रिस्पॉन्सिवनेस को स्टडी करना पड़ेगा, और उस रिस्पॉन्सिवनेस को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्टिंग कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम जल्दी बता दे। आई होप यहाँ तक बिल्कुल सब एकदम बढ़िया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आप देख सकते हो हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या EPD, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे भी मेजर कर सकते हैं, राइट। सर हमें बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? आई एम ट्रेकिंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा ही, डिवाइड कर देंगे बाय द चेंज इन प्राइस, सीधी बात है ना। तो मतलब अगर आप देख सकते हो, मुझे अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो चेंज इन क्वांटिटी, सर मैं कहूँगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100, तो मुझे परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। सर मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पर चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। सर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100, राइट। 100 कट गया। सर हमारे पास क्या बचा? अगर आप देख सकते हो हमारे पास एक रूल होता है A अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय C अपॉन डी, A इंटू डी B इंटू सी हो जाता है। तो डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू, दैट्स द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड। सो दिस इज द मेजर, अगर आप देख सकते हो दिस इज द मेजर फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न किया था ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं हमारे पास क्या क्या डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हो सकता है। सर मेरे पास पहला डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होगा जहां पर आप देख सकते हो इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब मेरी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, मेरी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस अगर चेंज हो जाती है तो इसको हम कहते हैं, ये बहुत ही इररिस्पेक्टिव केस है, और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ज़ीरो होती है। क्यों भाई ज़ीरो होती है? सर अगर आप देखोगे यहाँ पर हम इक्वल टू ज़ीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे प्राइस चेंज हो भी रहा है तो मेरी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, है ना। सर नेक्स्ट केस अगर आप देखोगे कि मेरी प्राइस अगर कांस्टेंट है लेकिन मेरी क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, तो इस टाइप की पर्टिकुलर इम्पैक्ट को हम क्या कह रहे हैं? इस पर्टिकुलर टाइप के इम्पैक्ट को हम कह रहे हैं दिस इज़ परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो यूजुअली इन्फिनिटी के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना चेंज होने वाला है ना, क्या चेंज होने वाला है। सर नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेजर ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको हम कहते हैं कि सर मेरे लिए जो चेंज इन क्वांटिटी है, मतलब मेरे लिए जो चेंज इन क्वांटिटी है, यहाँ पे हम सी की बात कर रहे हैं, सर हमारे लिए जो कह रहे हैं, सर मेरे लिए जो चेंज इन क्वांटिटी है वो मेरे चेंज इन प्राइस के इक्वल है ना। मतलब मेरा प्राइस जितने से चेंज होगा, है ना, और मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड जितने से चेंज होगी, सर दोनों सेम है, दोनों के मेजर परसेंटेज सेम है। मतलब 5% प्राइस रिड्यूस होगी तो 5% क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इस टाइप की डिमांड में हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों में जो चेंज है वो सेम है, दोनों में जो चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है। मतलब अगर आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली, सर यहाँ पर अगर मैं हूँ तो सर जितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है उतनी ही प्राइस चेंज हो रही है, सर जितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है उतनी ही प्राइस चेंज हो रही है, तो चेंज बिल्कुल सेम है, राइट।
सर नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट सिचुएशन कहता है हम इलास्टिक डिमांड रखते हैं। इलास्टिक डिमांड से हमारा कहने का मतलब है सर मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन चेंज इन प्राइस। आई रिपीट माई सेल्फ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन चेंज इन प्राइस। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूजुअली ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्वांटिटी डिमांडेड न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा ज़्यादा होने वाला है, तो आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आने वाला है ना। तो इसीलिए हमने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन 1, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन द चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी मोर देन चेंज इन प्राइस। सिंपल बात, चेंज इन क्वांटिटी मोर देन चेंज इन प्राइस, दैट्स द कॉन्सेप्ट आउट है। लास्ट पॉइंट बोलता है से मेरा चेंज इन प्राइस जो है, मतलब मेरी जो चेंज इन क्वांटिटी है वो सॉरी वो यहाँ पे लेस देन चेंज इन प्राइस है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है सर, मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ना, मेरी जो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ना, वो मेरे चेंज इन प्राइस से कम हो रही है। इसका मतलब मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा लेस देन 1 आने वाला है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा से हमेशा लेस देन 1 आने वाली है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 मेथड्स बताए, मैंने आपको यहाँ पर 5 मेथड्स बताए, और 5 मेथड्स में मैंने आपको पहला मेथड बताया जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 विच इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, विच इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब मेरे क्वांटिटी डिमांड में, इनइलास्टिक का मतलब हो गया क्वांटिटी डिमांड में देयर विल बी नो चेंज, है ना। सर मैंने सेकेंड पॉइंट आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सर मैंने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक, मैंने इसको बोला परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी मैंने इसको बोला परफेक्टली इलास्टिक। सर मैंने बोला सर मेरे प्राइस में देयर विल बी नो चेंज, मेरा प्राइस जो है वो नो चेंज है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरा न्यूमरेटर 0 है, सर यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर 0 है। तो जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है, न्यूमरेटर 0 होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है ना। सर मैंने तीसरी सिचुएशन बताई, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। सर इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, है ना, इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज। मतलब 5% चेंज हो गया, यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे 5% इंक्रीज होगा, तो सेम है, दे आर सेम। तो मतलब आंसर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आंसर हमेशा 1 आने वाला है। सर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब दिस इज इलास्टिक, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। सर इलास्टिक डिमांड से हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, सर मेरी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो मोर देन चेंज इन प्राइस होने वाली है ना। तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। सर लास्ट मैंने पॉइंट बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इसका मतलब है इन इलास्टिक डिमांड। सर इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, सर मेरा जो न्यूमरेटर है ना वो मेरा लेस देन डिनोमिनेटर है, इसका आंसर मतलब मेरा मतलब 1 से कम आने वाला है। सर इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो लेस देन चेंज इन प्राइस है, मतलब मेरी प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हो रही है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। आई होप ये आपके 5 डिग्रीज, इसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान होगा ये आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा था, इस पे क्वेश्चन भी आता था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पांचों मेथड्स को एक्सप्लेन करोगे, पांचों के अपने डायग्राम बनाओगे, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे, काम खत्म, है ना। मतलब बेसिकली 2 लाइन की 1 लाइन की एक्सप्लेनेशन, क्या बताओगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता विद द चेंज इन प्राइस, है ना, वहाँ पे हमारा ये होता है। इस टाइप की लैंग्वेज बना के लिख दोगे। ऐसे ही मैंने बोला फोर्थ इलास्टिक डिमांड समझाओ, इलास्टिक डिमांड में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। सर यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन चेंज इन प्राइस, मतलब जो इम्पैक्ट होता है ज़्यादा चेंज होता है, मतलब अगर मेरी प्राइस कम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मेरी प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज आएगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज आएगा। एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दोगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल दे दोगे, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दोगे और यहाँ पे डायग्राम बना दोगे। दिस इज हाउ यू विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग मोर एंड नथिंग न्यू टू थिंग्स, राइट। यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया
बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए मेजरली यहाँ पर कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं। पहला मेथड है विच इज़ कॉल्ड टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड बेसिकली होता है कि सर मैंने कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया। सर मैंने कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया। सर अगर आप देखोगे कंज्यूमर का जो टोटल आउटले है, आउटले वर्ड कभी भी आप इकोनॉमिक्स में देखोगे, आउटले वर्ड का मतलब है खर्चा। ठीक है, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, आउटले वर्ड का मतलब है खर्चा। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द खर्चा और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर, सर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? सर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर। जल्दी बताओ, मैं अगर कोई भी माल खरीद रहा हूँ, अगर मैं कोई भी सामान खरीद रहा हूँ, कोई भी माल खरीद रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा? सर मैंने एक कमोडिटी के लिए क्या प्राइस पे करने को रेडी हूँ, इनटू मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, है ना, मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, तो ये मेरा क्या होने वाला है? सर ये होने वाला है मेरा एक्सपेंडिचर। तो वही उन्होंने बताया कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ब्रॉट इनटू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। टोटल क्वांटिटी ब्रॉट इनटू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई रिपीट माई सेल्फ, टोटल क्वांटिटी ब्रॉट इनटू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हमने बोला सर कमोडिटी आफ्टर द प्राइस चेंज देयर ओरिजिनल आउटले मेक अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मतलब अगर मेरा प्राइस चेंज हो जाएगा बेटा, अगर मेरा यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, सर व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन प्राइस? सर मैंने बोला पहले मैं 100 यूनिट खरीदता था, सर पहले मैं 100 यूनिट खरीदता था जब उसका प्राइस था 10 रुपीज़, तो मेरा टोटल खर्चा आ जाता था 1000 रुपये का, है ना। सर अब मेरे को बोला गया कि सर अब मेरी जो प्राइस है वो हो गई 9 यूनिट्स, 9 रुपीज़, और बोला मेरा जो आउटले है वो हो गया से 1200। अब मैं कितने यूनिट्स खरीद सकता हूँ? मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा 1200 डिवाइडेड बाय 9, तो मैं यहाँ पे कहूँगा 133.33 यूनिट्स मैं खरीदूँगा, है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि मेरे चेंज इन टोटल आउटले की वजह से मेरी इलास्टिसिटी डिमांड में चेंज आया ना, तो दैट इज़ कॉल्ड द मेथड। तो ये हमारा एक मेथड हो गया जहाँ पे हमने बोला कि ये मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है, ये मेरा चेंज सिचुएशन है। तो अगर आप देख सकते हो मेरी प्राइस में 1 रुपी का चेंज आया, है ना, मेरी क्वांटिटी में 33.33 रुपीज़ का चेंज आया, है ना। तो अगर आप देख सकते हो अ 10% डिक्रीज इन द प्राइस रिजल्टेड इन अ 33% इंक्रीज इन द क्वांटिटी। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? ये मेरा एक मेथड हो गया ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी वेयर इन आई सेड बेस्ड ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर दैट आई एम मेकिंग, बेस्ड ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर दैट आई एम डूइंग, है ना। अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड के हिसाब से हमारे पास में इफ़ द टोटल आउटले ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन द कमोडिटी आफ्टर द प्राइस चेंज, प्राइस चेंज होने के बाद, है ना, मेरे पास ग्रेटर देन, मतलब मेरा टोटल आउटले जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू माय ओरिजिनल आउटले। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सर मैंने पहले ओरिजिनल आउटले क्या था मेरा? सर मेरा ओरिजिनल आउटले क्या था? सर मेरा ओरिजिनल आउटले था 1000 रुपये का, और सर मेरा रिवाइज्ड द न्यू आउटले क्या है? सर मेरा न्यू आउटले है 1200 रुपये। तो आप देख रहे हो ना इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है बाय 200, 200 रुपये से मेरा टोटल आउटले बढ़ रहा है ना। तो बोल रहा है अगर मेरा ओरिजिनल है, इन केस ऑफ अ फॉल इन प्राइस, प्राइस कम होने की वजह से मेरा आउटले बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मेरी जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड है। देख लो बेसा, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं, पुराना वाला कॉन्सेप्ट। मेरी चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो हैंस यहाँ पर क्या आने वाला है? सर यहाँ पे आने वाला है इलास्टिक डिमांड। तो सर देखो इन्होंने भी वही चीज़ एक्सप्लेन करी है, बस डिफरेंट भाषा में एक्सप्लेन कर दी। फारसी भाषा नहीं है, वही चीज़ बोली है, बिल्कुल सेम चीज़ बोली है। हमने कॉन्सेप्चुअली समझ ली थी। सर हमने कॉन्सेप्चुअली क्या समझ लिया था? सर मेरी प्राइस फॉल हो गई, प्राइस फॉल होने से मेरी डिमांड बढ़ गई। सर डिमांड बढ़ी जो, उसका जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था वो मोर देन चेंज इन प्राइस है, तो भाई डिमांड तो इलास्टिक ही होने वाली है ना। वही चीज़ हमने बोली, इन्होंने भी वही चीज़ बोली। बताइए क्या प्रॉब्लम है? डायग्रामेटिकली समझा दोगे, वही कॉन्सेप्ट, वही चीज़, सेम चीज़। सर अब नेक्स्ट चीज़ बोलता है, सर मेरा टोटल आउटले ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। मतलब सर मेरा अगर ओरिजिनल आउटले था
₹1000 का। सर मेरा जो रिवाइज आउटले है, सर मेरा रिवाइज आउटले भी ₹1000 का है, ठीक है सर। लेकिन बोलता है ना, बोलता है इवन आफ्टर अ राइज और फॉल इन प्राइस। मतलब सर पहले मैं 10 रुपये में 100 यूनिट खरीदता था तो ₹1000 बनते थे, लेकिन अब मैं 9 यूनिट्स, अब मैं 8 रुपये में खरीद रहा हूँ, मेरी प्राइस जो हो गई अब 8 रुपीज़ हो गई, फॉल हो गई। सर अब मैं कितना यूनिट्स खरीदूंगा, मैं बोलूँगा 1000 डिवाइडेड बाय 8, मतलब मैं 125 यूनिट खरीद रहा हूँ। सर अगर आप देख रहे हो मेरी प्राइस कितने से कम हो रही है, सर मेरी प्राइस कम हो रही है 2/10 इंटू 100 मतलब 20%। सर मेरी यहाँ पे प्राइस के, मेरी क्वांटिटी कितने से कम बढ़ रही है सर, 25%। बहुत क्लियर है ना। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये हमारी केस होता है यूनिट इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा हिल जाएगा। क्यों हिल रहा है सर, देखो हमने तो यहाँ पे बोला 25, यहाँ पे हो रहा है 20, बेटा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है, बिकॉज हमारा ये आउटले सेम है ना, इसीलिए उन्होंने बोला क्योंकि चेंज कुछ भी हो आपका वो यूनिट इलास्टिसिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उन्होंने टोटल आउटले मेथड में उन्होंने पहले बोला इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। वाई व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1? व्हेन माय टोटल आउटले 1 इज ग्रेटर देन द टोटल आउटले ओरिजिनल। मतलब नया टोटल आउटले ज़्यादा है पुराने टोटल आउटले से, प्राइस के रिडक्शन से के वजह से, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा ग्रेटर देन 1 आने वाली है। सर सेकेंड उन्होंने सिचुएशन बोली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजुअली इक्वल टू 1 आने वाली है। कब? जब मेरा टोटल आउटले 1 इज इक्वल टू द टोटल आउटले 0। सर प्राइस के इंक्रीज या प्राइस के डिक्रीज होने के वजह से हमारा टोटल आउटले लेकिन सेम है, तो हमने बोला ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा हमारी क्या होने वाली है सर, इक्वल टू 1 होने वाली है। सर तीसरा सिचुएशन आप बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। सर यहाँ पे परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इलास्टिक इन यूनिट। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इसका मतलब देखो एक बार बढ़ गया, एक बार इक्वल हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। मतलब मेरा टोटल आउटले 1 इज लेस देन टोटल आउटले 0, है ना, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होने वाला है, लेस देन 1। तो मतलब ये मेरी हो गई इन इलास्टिक डिमांड। क्या हो गई, इसे हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड, इसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड, इसे हम कहेंगे यूनिट डिमांड। दैट्स इट बेटा, वही कॉन्सेप्ट है, वही डिग्री है जो हमने पढ़ा। डायग्रामेटिकली समझा दोगे सर इन इलास्टिक डिमांड में क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। सर मेरे लिए छोटा सा चेंज इन प्राइस के वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है। इलास्टिक डिमांड में क्या होने वाला है सर, सेम होने वाला है। सर ये और ये सेम होने वाला है, और सर यहाँ पर क्या होने वाला है सर, यहाँ पे ऐसे होने वाला है। मतलब छोटा सा चेंज इन प्राइस के वजह से, मतलब बड़ा सा चेंज इन प्राइस, मतलब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, डायग्रामेटिकली हमने समझा दिया, काम ख़त्म हो गया। राइट। आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने देखो डायग्रामेटिकली समझाया है, देखो देख लो, इन्होंने यहाँ पर इसको टैबुलर फॉर्म में समझाया, ये रहा, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अब हम सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा नेक्स्ट मेथड आने वाला है पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है। दिस मेथड इज ओनली अ ग्राफिकल वर्जन ऑफ द परसेंटेज चेंज मेथड। अगर आपको याद हो, हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था परसेंटेज चेंज मेथड को अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं तो उसे मैं यहाँ पे कहता हूँ। तो मतलब जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बस ग्राफिकली हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो हमारा ये चीज़ जो कहलाती है ये लोअर सेगमेंट है, ये चीज़ जो कहलाती है वो अपर सेगमेंट है ना, ये चीज़। तो बेसिकली वही लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करके ये लोग क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मेथड हमारे पास आता है आर्क इलास्टिसिटी। सर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या बताने वाले हो सर, हमें ये समझ आ गया कि टोटल आउटले को कैसे समझाना है। पहला मेथड तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। सर सेकेंड मेथड जो है, मतलब हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड, इसमें हम क्या लिखने वाले हैं सर, आप पहले तो लिखोगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मेथड जो है दिस इज सिमिलर टू परसेंटेज चेंज मेथड, वी यूज़ द सेम फार्मूला। उसके बाद आप ये वाला फार्मूला मेंशन कर दोगे कि सर परसेंटेज मेथड के हिसाब से दिस इज़ द वे वी कैलकुलेट द डिमांड। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो लिखने वाले हो सीधा ये वाला फार्मूला लिखने वाले हो, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द
डिमांड कर, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ये वाली लिख लें, से दैट द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट ऑन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर विच मीट्स टू एक्सिस इज इक्वल टू द लोअर सेगमेंट डिवाइड द अपर सेगमेंट इन द डिमांड कर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ये लाइन आप बेसिकली लर्न कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लास्ट सेकंड थर्ड मेथड हमारे पास है आर्क मेथड। आर्क मेथड बेसिकली होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम स्टडी करते हैं, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम स्टडी करते हैं यूजिंग आर्क्स, यूजिंग द मेथड ऑफ आर्क। तो अगर आप देखोगे हम यहाँ पर एक सिंपल सेगमेंट बनाते हैं। देखो ये मेरी एक डिमांड कर्व है, ये मेरा एक डिमांड कर्व है। हम यहाँ पे अलग अलग आर्क्स बनाते हैं। आर्क्स बनाते हैं इसका मतलब क्या हो गया, मैं इन आर्क्स को मेजर कर रहा हूँ ना। यूजुअली आर्क मेथड आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछ को एक्सप्लेन कर दो या आपसे एक क्वेश्चन का मतलब स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आनी, तो आर्क मेथड में आप बेसिकली ये बता दोगे दैट आर्क मेथड में हम बेसिकली होल प्राइस रेंज को इफेक्ट में लेकर, होल प्राइस रेंज को इफेक्ट में लेकर जो हम एक इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं उसे हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। मतलब हमारे लिए जो मेथड है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिराइव तो वही परसेंटेज चेंज से होती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे लिए जो चेंज इन प्राइस है, चेंज इन क्वांटिटी क्या होती है, Q1 माइनस Q0, है ना। चेंज इन क्वांटिटी क्या होती है सर, दिस इज P1 माइनस P0। अगर आप देखोगे मेरे लिए प्राइस और क्वांटिटी जो है वो बेसिकली एक एवरेज प्राइस है, इट इज़ लाइक एन एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस क्या होती है सर, एवरेज प्राइस इज P1 प्लस P2 अपॉन 2, P0 अपॉन 2। सिमिलरली Q1 प्लस Q0 अपॉन 2, ये मेरी एवरेज क्वांटिटी हो गई सर, 2 से 2 कट गया तो बचा ये। दिस इज हाउ वी डिराइव द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर commodity, of a particular commodity. That's how basically we do things, है ना। There is nothing difference here. अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है सर। इसके बाद में एक ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आ जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक थ्योरी क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाता है जो हमारा पूछा जाता है कि सर हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेरे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप देखोगे सबसे पहला फैक्टर आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मतलब अगर मेरे प्रोडक्ट के बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बोला कि ताजमहल चाय के साथ में ताजमहल टी का एक बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है वाघ बकरी चाय, है ना, ये एक बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया कि से हमने कहा ये जैसे अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट से फॉर हंस चेंज द प्राइस ऑफ द अदर ब्रांड्स। अगर हम बाकी सारे ब्रांड्स की टूथपेस्ट की प्राइसेस को सेम रखें और हम अपने ब्रांड के प्राइस को चेंज कर देंगे तो डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट्स विल इम्पैक्ट, क्योंकि अगर मेरे प्राइस कम हो गई तो मेरी डिमांड, अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और बाकी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। सर अगर बाकी प्रोडक्ट मैंने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, बाकी जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास एक रिगार्ड आ जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की, पहली बात तो है ना, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है नॉर्मल गुड्स की। सर हम यहाँ पे नेसेसिटीज़ या इन्फीरियर गुड्स इनकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स की और नेसेसिटीज़ की जो डिमांड होती है वो इम्पैक्ट नहीं करती। सर नेक्स्ट बात करता है कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी। कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी से हमारा कहने का मतलब क्या है सर, कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी से हमारा कहने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है वो डिपेंड करती है कि गुड कैसा है, क्या वो हमारी एक नेसेसिटी है, ज़रूरती है, या वो एक लग्जरी है। अगर वो नेसेसिटी है तो भाई नेसेसरी आइटम है वो तो तुम तब भी कंज्यूम करोगे चाहे उसका प्राइस बढ़ गया। अब दाल आटा चीनी प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो तब भी तुम्हें कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना भाई, उसके लिए तो तुम्हें ऑप्शन है नहीं। वेयर एज अगर मैं बात करता हूँ किसी लग्जरी गुड की, सर लग्जरी गुड की डिमांड अगर प्राइस अगर बढ़ जाती है तो भाई तुम एक बार को अवॉइड कर दोगे कि चलो अभी नहीं लेते अगले साल ले लेंगे जब पैसे ज़्यादा होंगे, है ना। तो लग्जरी गुड्स को आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी
हाईली चेंज हो सकती है तो वो हाईली इलास्टिक होती है। वेयरएज अगर हाईली इलास्टिक होगी, है ना, लग्जरीज की। लेकिन अगर आप देखोगे कि मेरे लिए जो नेसेसिटी गुड्स है, मेरे लिए जो ज़रूरी गुड्स हैं, जैसे आटा दाल चावल, ये प्रोडक्ट्स तो मुझे लेने ही पड़ेंगे ना भाई। अगर मेरे को जीना है तो मुझे लेना तो पड़ेगा ना, मैं बिना इनके तो नहीं जी सकता ना। दैट्स द रीजन वाई वी कॉल देम एज नेसेसरी एंड दे आर इनइलास्टिक। इनकी प्राइस चेंज हो ना हो हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डिमांड जो है वो एग्जिस्टेंट रहेगी, है ना। नेक्स्ट बोलता है प्राइस ऑफ लेवल, लेवल ऑफ प्राइस। सर मेरा जो प्राइस है, अगर देयर इज अ स्लाइट चेंज, है ना, इट विल नॉट इफेक्ट द डिमांड सिग्निफिकेंटली। अगर एक बहुत ही माइन्यूट चेंज करता हूँ, सर मैंने बोला आईफोन का प्राइस था 1.5 लाख रुपए, मैंने 1.5 लाख रुपए को रिड्यूस करके बना दिया 1,48,900। बेटा इस चेंज इन प्राइस के वजह से कौन इतना अमीर हो गया? कोई अमीर नहीं हुआ ना। एप्पल कंपनी को इतना फर्क पड़ने वाला है इस प्राइस से। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे स्लाइट चेंज इन प्राइस के वजह से मेरे डिमांड में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं पड़ेगा। तो मतलब मेरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, से अप टू 1% चेंज। यूजुअली डिमांड में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ आईफोन का प्राइस है 1.5 लाख रुपए, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे आईफोन इज नॉट ए लग्जरी, आईफोन इज नॉट ए लग्जरी, है ना, आईफोन इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट, राइट। तो अगर उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपए और मैंने इसकी प्राइस जो है 1.5 लाख रुपए से कम करके 1,20,000 कर दी, है ना, रिड्यूस करके 1,20,000 कर दी, सर अब ये मेरे लिए एक सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, स्लाइट चेंज नहीं है। भाई 30,000 रुपये बच रहे हैं, 30,000 तो इंसान की स्कूल की फीस चली जाती है पूरे साल की, किसी कुछ बच्चों की, तो है ना। तो तुम्हारी ड्यू की फीस ही है इतनी, सोच लो, 1 सेमेस्टर की, 2 सेमेस्टर की, तो सोच लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इतना सिग्निफिकेंट चेंज होने की वजह से मेरे डिमांड में इम्पैक्ट आ जाएगा। अब मेरे डिमांड में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऑन दी अदर हैंड, स्लाइट फॉल इन द प्राइस ऑफ कार्स फॉर एग्जाम्पल विल नॉट ब्रिंग चेंज इन द एवरेज कस्टमर्स। लेकिन अगर हम कार्स तब भी खरीदेंगे जो रिच लोग हैं, लेकिन अगर मैं उनकी किराए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ला दूंगा तो उनकी डिमांड में भी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। सर इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। मतलब अगर मेरे बजट पे इम्पैक्ट आ रहा है, सर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सर मेरे जो कमोडिटी है, मैं जिस कमोडिटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो मेरे कंजम्पशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब सर ये जो प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे कंज्यूम करना चाह रहा हूँ, सर ये प्रोडक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोडक्ट इज। तो अगर ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी सिचुएशन में अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इनकम, अगर एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ इनकम में कोई चेंज आता है ना, अगर छोटे से फ्रैक्शन ऑफ इनकम में अगर कोई चेंज आता है, तो आप देख सकते हो ना सब्स्टिट्यूट गुड्स को। जैसे वन नॉर्मली स्पेंड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑन गुड्स लाइक मैच बॉक्सेस, माचिस की तिल्ली पे, सॉल्ट पे, शू पॉलिश पे, न्यूज़पेपर्स पे। व्हेन द प्राइस ऑफ सच गुड राइजेज इट विल नॉट अफेक्ट द कंज्यूमर, उसके कंज्यूमर के बजट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे लिए इनइलास्टिक रहेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा, जैसे मैंने बोला, अब मैंने बोला कि यार मैंने अचानक से ना वाईफाई का रेट बढ़ा दिया, या मेरे मोबाइल रिचार्ज का ना रेट बढ़ गया, मोबाइल रिचार्ज का रेट बढ़ गया, सर ये मेरे बजट को इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेरी ज़रूरतें हैं और इसमें अगर बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ये हाई वैल्यू आइटम्स, ये स्मॉल वैल्यू आइटम्स नहीं है। अब माचिस का बॉक्स 10 रुपये का आता है, अब 10 की जगह तुमने उसको 12 रुपये भी कर दिया, 20% इंक्रीज भी कर दिया, it will not impact the budget of the consumer, it will not impact the budget of the consumer, but अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि यहाँ पर अगर आपका से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कपड़े पहले मैं 1,000 रुपये के खरीदता था, मैं 10,000 रुपये की खरीदता था, अब वो कपड़े महंगे हो गए और वो कपड़े अब मुझे 15,000 रुपये में मिलेंगे या 12,000 रुपये में मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाएगा मेरा बजट में, क्योंकि 2,000 रुपये में मेरे को जब 2,000 रुपये और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन द वेरियस थिंग। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरे लिए बजट इंपॉर्टेंट है, कि कुछ आइटम्स होते हैं जो मेरे लिए बजट फ्रेंडली होते हैं, जिनमें अगर मेरे कुछ प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो या ना हो, इट विल नॉट मैटर।
लेकिन यहाँ पर अगर मेरे प्राइस में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ये मेरे को मैटर करेंगे, ये मेरे ओवरऑल वर्किंग को इम्पैक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोला पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू कस्टमर्स एंटरिंग द मार्केट, मतलब अगर मेरे पास न्यू कस्टमर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में तो मेरी रिलेटिवली रिच पीपल कैन अफोर्ड टू बाय इट, मतलब अब और लोग भी इनकम मतलब हाई इनकम ग्रुप में कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू हाई इनकम ग्रुप, they are converting themselves into high income group. इससे क्या होगा, thus with the fall in the price more and new customers are induced to buy the commodity, hence a fall in price which induces customers in several income groups to buy will result in considerable elasticity of demand, मतलब मेरी डिमांड इतनी ज़्यादा भी कम नहीं होगी अगर प्राइस बहुत ज़्यादा कम भी कर देता हूँ तो। नेक्स्ट सर, मैं हो सकता है कि लोग जो है वो अपने परचेजेस को पोस्टपोन कर दें, चलो यार अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे नए कपड़े खरीद लेंगे, हम अगस्त में कपड़े नहीं खरीद लेंगे लेकिन दिसंबर अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली आएगी तब खरीद लेंगे, तो हम अपनी परचेजिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो जब मैं अपनी परचेजिंग को पोस्टपोन कर रहा हूँ बेटा, तो मैं अपनी डिमांड को भी पोस्टपोन कर रहा हूँ ना, तो जब मैं अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर रहा हूँ तो ये भी मेरी इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट करेगा। सर नेक्स्ट बोलता है पीरियड ऑफ टाइम अंडर कंसिडरेशन, सर मैं जो डिमांड की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, सर ये कितने पीरियड के लिए कर रहा हूँ, सर मैं 1 महीने के लिए कर रहा हूँ, सर मैं 1 साल के लिए कर रहा हूँ, मैं 6 मंथ्स के लिए कर रहा हूँ, ये कितने पीरियड के कंसिडरेशन के लिए, जितना पीरियड कंसिडरेशन बढ़ता जाएगा मेरी इलास्टिसिटी भी अकॉर्डिंगली मेरी मेजर जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो थोड़ी रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा पीरियड उतनी कम रिस्पॉन्सिवनेस होगी, है ना। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक आई थिंक सो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, राइट। वी आर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक आउट हेयर, इसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एंड इनकम इलास्टिसिटी का, जो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक बार ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। पहला चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में हमने आपको 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े। पहला टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा जो अभी तक हमने पढ़ा है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों अभी नेक्स्ट ब्रेक के बाद वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। सर सेकेंड चीज़ हमने पढ़ी मेथड्स ऑफ फिर हमने पढ़ी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। सर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज़ में हमने मेजरली 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी, है ना। पहली थी परफेक्टली, रादर मैं आपको, हाँ ठीक है चलो इसी से लिखवाता हूँ, perfectly inelastic, elasticity of demand is equal to 0, perfectly elastic, जहाँ पर हमने बोला था elasticity of demand is equal to infinity, then unitary, जहाँ पे हमने बोला था elasticity of demand is equal to 1, then we said elastic when we said elasticity of demand is greater than 1, and then we said inelastic जहाँ पर हमने कहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी। मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी हमने 3 मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े, टोटल, आउटले, देन वी स्टडीड ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक या ग्राफिक, इसको ग्राफिकल भी कहते हैं, है ना, जहाँ पे लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, और एक हमने पढ़ा आर्क मेथड। टोटल आउटले सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की जस्ट डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, एक एक डायग्राम लर्न कर लेना, दैट्स इट, है ना। अब हम मूव ऑन करेंगे इनकम इलास्टिसिटी। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इन द फर्स्ट पार्ट इन दिस एलिमेंट इन दिस वीडियो, राइट। इसी वीडियो में मैं बाकी का एलिमेंट भी इसमें कराने वाला हूँ, डोंट वरी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक लेसन का एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो कितना भी लंबा हो कितना भी छोटा हो, है ना। हम बीच बीच में ब्रेक्स यूज़ करते जाएंगे, है ना, जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि अरे यार सर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, बहुत बोरियत हो रही है। तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे 2-2 मिनट्स के ब्रेक देता जाऊँगा। अब आप चाहो तो एक ब्रेक यहाँ तक कंप्लीट कर लो, ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने के बाद आप चाहो तो नेक्स्ट डे वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हो नेक्स्ट डे वीडियो करो, लेकिन देखना ज़रूर, वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी एलिमेंट छूटेगा। वीडियो के एंड में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, वीडियो के बीच में भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ साथ कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्मार्टली दिमाग लगा के आप कैसे इसके आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको साइड बाय साइड यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो और पूरी वीडियो देखो, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज जो है वो तुम्हें भी भारी पड़ेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
मैं तो पास हो चुका हूँ बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अब आपको ये ध्यान रखना है, वी आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट वील स्टार्ट विद क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी, फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेसन, राइट। चलिए let's take a 2 minutes break and we will continue it in further, right? Thank you. हेलो भाई लोग, जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्विकली। हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में स्टडी किया जब हमें इलास्टिसिटी कर निकालना था, जब हमें इलास्टिसिटी निकालना था यूजिंग प्राइस, है ना, एंड डिमांड। हमने मतलब हमारा बेस क्या रखा था, प्राइस रखा था। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एलिमेंट में, जहाँ पर अब हमारा जो बेस होगा क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी, जहाँ पर हमारे लिए हमें क्या ध्यान रखना है सर, जो फैक्टर चेंज हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का वो है अदर फैक्टर्स, मतलब या तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज होगा, राइट, या तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज होगा, या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होगी। इन दो सिचुएशंस की वजह से अगर मेरे इलास्टिसिटी में मैं मेजर करना चाह रहा हूँ कि सर मेरी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, अगर मेरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड चेंज हो जाता है, या सेकेंड चीज़ मुझे बोला, क्या बोला सेकेंड चीज़, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो जाती है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। चलो जल्दी से बताओ प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। हाँ भाई लोग, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मुझे याद है, सब भूल गए हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बताओ बताओ बताओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था ना फॉर्मूला। तो सर अब हम क्या करने वाले हैं देख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो सेम रहने वाला है ना। तो इसका मतलब अब जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालूंगा तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम ही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए जो परसेंटेज चेंज इन डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, जल्दी से देखिए, मतलब मेरे पास अगर 20% इंक्रीज़ इन रियल इनकम है और कंज्यूमर डिमांड कर रहा है टेलीविज़न सेट्स का, वो 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब मेरे लिए इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज़ 0.5। यहाँ पर डिवाइड होगा ये, है ना, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे डिवीजन साइन होगा, है ना। 10% डिवाइडेड बाय 20%, तो आंसर आ जाएगा 0.5। अगर आप देखेंगे सर हमारे पास भी वही तीन कॉन्सेप्ट निकलेंगे, यहाँ पर 3 डिग्री निकलेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ये क्या कहलाएंगे हम, बिल्कुल वही यूनिटरी, है ना। और यहाँ पर हम कहेंगे इसको इलास्टिक, इसे हम कहेंगे इनइलास्टिक। बिल्कुल वही तरीका, वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी, बिल्कुल सेम
रेपिटेशन का पोर्शन अब हम यहाँ पे भी डाल रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हमने बोला था, क्या बोला था सर, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ, पहले इनकम इलास्टिसिटी में बताओ सर, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, है ना। सर अब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में। सर क्रॉस इलास्टिसिटी के दो पार्ट थे, एक थे सब्स्टिट्यूट और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री। तो जल्दी से बताइए, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन था, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट विल आल्सो इंक्रीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो डिमांड फॉर माय प्रोडक्ट विल डिक्रीज। सर मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनडायरेक्ट रिलेशन था, है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन था, पढ़ा था ना अभी बेटा डिमांड वाले चैप्टर में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था क्या था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था, मतलब अगर मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिक्रीज होगा, है ना, तो डिमांड फॉर इंक्रीज होगा, एंड प्राइस फॉर रिलेटेड गुड अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देयर वाज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट, याद कर लो। सब्स्टिट्यूट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था टी कॉफ़ी का, है ना। तो अगर मेरा टी का प्राइस बढ़ जाता है, मेरा प्रोडक्ट कॉफ़ी है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट कॉफ़ी है, तो अगर मेरा टी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज़, बिकॉज लोग टी छोड़ के मेरे पास कॉफ़ी पीने आने शुरू हो जाएंगे, इसका प्राइस कम हो जाएगा तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मेरे लोग भी चाय पीने चले जाएंगे क्योंकि चाय सस्ती हो गई, है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट चीज़ मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार एंड पेट्रोल, बेस्ट एग्जांपल, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती ना, तो कार एंड पेट्रोल मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, कार एंड पेट्रोल। तो यहाँ पर हमने बोला अगर प्राइस, मेरा पेट्रोल मेरा प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट मेरा पेट्रोल है, तो अगर मेरे प्राइस की, कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज़ हो जानी है। सर प्राइस ऑफ कार डिक्रीज़ हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि कम लोग कार खरीदेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे अब प्राइस कम हो गई तो ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदेंगे, ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली दे विल नीड मोर डिमांड, तो देयर इज़ एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर आप देखोगे फार्मूला वही है, फार्मूला बिल्कुल वही है। अगर आप देख सकते हो परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी, मेरे डिमांड फॉर द कमोडिटी में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ एक्स, मतलब मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है एक्स और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई का, तो वाई मेरा इस केस में है रिलेटेड गुड। वाई क्या है मेरा, वाई है मेरे लिए यहाँ पे रिलेटेड गुड, वाई क्या है मेरे लिए, वाई है मेरे लिए यहाँ पर रिलेटेड गुड। दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर आउट हियर। आई होप जल्दी बता दीजिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सर अगर आप देखेंगे सर, देर आर सर्टन थ्योरम्स इन रिलेशन टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक, देर आर सर्टन थ्योरम्स इन रिलेशन टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Sir, the value of point elasticity varies from 0 to infinity along a downward sloping straight line demand curve. मतलब मैं जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालता हूँ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है और वो एक स्ट्रेट लाइन होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। हमें ऑलरेडी पता है डिमांड कर्व की बात हो रही है भाई साहब, बताओ भाई, डिमांड कर्व की बात हो रही है तो डिमांड कर्व तो हमेशा से क्या होने वाला है सर, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होने वाला है।
सर ये तो हमेशा से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होने वाला है ना। और इसकी इलास्टिसिटी क्या हो सकती है भाई साहब, 0 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक जाएगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना डिग्रीज में, 5 डिग्रीज थी, वही चीज़ है। ये रहा इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1, 1 लेस देन 1 एंड 0। दैट्स व्हाट दे हैव डन, नथिंग मोर। बचपन में जो पढ़ते थे बस उसी को ही आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया है। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक सो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर तीसरी इसमें मेरे ख्याल से बाकी तो कोई और प्रूफ इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, थ्योरम। ओके, of the two or more intersecting straight line demand curve, मतलब मेरे पास अगर 2 डिमांड कर्व है, एक ऐसे और एक ऐसे, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो बोलता है एक जो होगा वो फ्लैटर होगा, मतलब मोर इलास्टिक होगा, है ना। मतलब ये जो फ्लैटर वाला है ये ज़्यादा इलास्टिक होगा। भाई सोच के देखना, 2 डिमांड कर्व मैच कैसे करेंगे, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे बेटा। अगर दोनों की स्लोप सेम होगी तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, सॉरी या तो वो ओवरलैपिंग होंगे, या वो पैरेलल होंगे, तभी तो उनका स्लोप सेम होने वाला है ना। अगर आप देख सकते हो, मेरे को अगर 2 डिमांड कर्व्स को इंटरसेक्ट कराना है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, एक थोड़ा सा फ्लैटर होने वाला है और एक थोड़ा सा स्टीपर होने वाला है, तभी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे ना एट अ पॉइंट, वरना तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर उनको मैंने इंटरसेक्ट कराया, ऑब्वियसली सर ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम हमें क्लियर बता रहा है, एक ज़्यादा फ्लैटर होने वाला है, एक ज़्यादा स्टीपर होने वाला है। और हाँ सर हमें पहले से पता है ये जो फ्लैटर 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 वाला है ये क्या है, ये ज़्यादा इलास्टिक है। सर ये स्टीपर 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 वाला है, सर ये हमारा लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक होगा, राइट। दैट इज इट, खत्म, चैप्टर खत्म। देख लीजिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। तो अगर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरम्स, अगर आपसे वेरियस थ्योरम्स पूछता है 2 थ्योरम्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहली थ्योरम मैंने कौन सी बताई आपको, जल्दी बताइए। फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको कौन सी बताई कि हमारी जो अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, है ना, हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, उसका जो इलास्टिसिटी है वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। 0 ग्रेटर देन 1, फिर इक्वल टू 1, फिर लेस देन 1 एंड लास्टली इन्फिनिटी। ये होता है ना, सही बात। सर सेकंड थ्योरम हमने बोली कि अगर मैं 2 डिमांड कर्व्स को इंटरसेक्ट कराऊं, है ना, जो कि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होने चाहिए। ऑब्वियसली सर डिमांड कर्व है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे ही होंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग 2 डिमांड कर्व है, इंटरसेक्ट हो रहा है, एक फ्लैटर होगा जो इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक होगा, और एक स्टीपर होगा जो ऑब्वियसली लेस इलास्टिक होगा। खत्म सर खत्म। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले तो डेफिनेशन एक्सप्लेन करोगे, फिर आप बताओगे प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप इनकम इलास्टिसिटी को डिफाइन करोगे और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी को डिफाइन करोगे। तीनों विद डायग्राम एक्सप्लेन करोगे, तीनों विद फॉर्मूले एक्सप्लेन करोगे, तीनों की डेरिवेशन एक्सप्लेन करो। डेरिवेशन से मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों ने क्या कैसे क्या किया, और तीनों के एक एक एग्जाम्पल ले लोगे, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करोगे, और बन गया ना अपने आप 3 पेज का, 3.5-4 पेज का आंसर अपने आप बन जाएगा। डायग्राम बनाओगे, 3 डायग्राम बनाओगे तो, है ना। सर व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब ये एक्चुअली में डिमांड होना चाहिए, सप्लाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने एक मिसप्रिंटिंग करी है ना, यहाँ पे भी डिमांड होना चाहिए। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एक्सप्लेन इट्स डिग्रीज एंड फैक्टर्स। तो डिग्री आपके 5 डिग्रीज थे और फैक्टर्स आपने अराउंड 7-8 फैक्टर्स यहाँ पे सीखे थे कि हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या फैक्टर्स हैं, हमने प्रीवियस सेगमेंट में ऑलरेडी किया हुआ है। जल्दी से बता दो
कुछ था क्या इस पोर्शन में? कुछ भी नहीं था। अगर आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर देखते ही देखते हंसते खेलते 3 चैप्टर्स 3 लेसन्स ख़त्म भी हो गए हैं। देख लीजिए, मैं जल्दी से यहाँ पे टिक मार दूँ। टिक मारने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, सच्चाई बता रहा हूँ। टिक मारने में तो मुझे, जैसे कहते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है कि हमारे 3 चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए। अगर आप देख सकते हो ये आपकी SOL की बुक, पहला चैप्टर पहले से टिक मारा हुआ है, लेसन 2 लेसन 3 पे हमने और टिक मार दिया है ना। तो अगर आप देख सकते हो हमारे अभी तक की डिस्कशन के हिसाब से, पूरी डिस्कशन के हिसाब से हमारे 3 लेसन्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर दिया है। अगर आप देखोगे मेरा लेसन नंबर 4 सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों साथ में दे रखा है। एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, समवॉट सिमिलर टू डिमांड है। तो जिसको डिमांड समझ आ गया, सप्लाई अपने आप समझ आ ही जाता है, क्योंकि थोड़ा ऑपोजिट है, कुछ खास है नहीं। अगर आप देखोगे मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मुझे समझाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो लेसन नंबर 6 है ना। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन करना, ये भी आपने सीखा था मार्केट डिमांड में, मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम में। तो वो आपने अगेन 11th-12th में सीखा हुआ है, तो उसमें भी हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को हैपनिंग सा नहीं लग रहा है कि हम कुछ बहुत नया सा सीखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मेरा फोकस होने वाला है जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये सिलेबस कंप्लीट कराना। मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों के लिए अर्लीस्ट से अर्लीस्ट ये सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके मैं आप लोगों को सारे एलिमेंट्स समझाता चलूँ, राइट। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियोज़ अभी तक, एंड आप लोगों ने आई होप शेयर कर दिया हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट। Please do subscribe to our channel, Oasis Academy. This will just boost up my energy, and मैं आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट्स के लिए जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, अगेन बेस्ड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी पैटर्न, राइट। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस।